ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस हुआ था? आइडियल वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ठीक है। देखो, अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं, जैसे में अभी हम तुम लोग को देखो, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, देखो अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस कर किए हैं, अभी तक क्या है, आइडियल के बारे में पढ़ रहे थे, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आइडियल वोल्टेज, आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या हो आउटपुट वोल्टेज, वो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान देना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो ऑलरेडी तुमको पता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार शेयर कर देते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर नहीं है, एक मिनट। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज्यूम कर लो, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या था, दो ट्रांजिस्टर जो क्या है, पैरेलली क्या किया 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 गया है, कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों ट्रांजिस्टर को देखो, आइडियली ये किया जाता है कि दोनों ट्रांजिस्टर सेम हो, दोनों ट्रांजिस्टर सेम हो। अब देखो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको मान लो कोई दो ट्रांजिस्टर उठा लो, मान लो एक्सपेरिमेंट तुम करने जाते हो, कोई भी दो ट्रांजिस्टर ले लो, एग्जैक्ट तो सेम होगा नहीं, थोड़ा तो डिफरेंस होगा होगा। अब डिपेंड करता है डिफरेंस क्यों हो जाता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, ट्रांजिस्टर किसके पॉइंट पर डिपेंड करता है, बीटा पर, बीटा जो भी हो। अब देखो ध्यान देना, कोई भी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, उसके अंदर में कितना डोपिंग है वो भी डिपेंड करता है, उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बहुत चीज पर ट्रांजिस्टर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन है, कोई भी हम क्या किए कि मान लो कि ट्रांजिस्टर भी अलग अलग होता है, और कौन सा ट्रांजिस्टर मान लो हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ याद करो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है, सेम टाइप के ट्रांजिस्टर को हम लोग लेते हैं, लेकिन आइडियली ये बात सही है कि सेम ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं होता है, कुछ चेंज हो जाता है। वो ट्रांजिस्टर क्या होता है, कुछ चेंज हो जाता है। अब हो सकता है लीकेज करंट चेंज हो सकता है कुछ भी पैरामीटर चेंज हो जाए, दोनों ट्रांजिस्टर में 100% एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ड्रॉबैक आ जाता है। अभी तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो पढ़ रहे थे आइडियली पढ़ रहे थे। आइडियली में क्या पढ़ रहे थे, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी डी। बी डी क्या था, हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, V1 माइनस V2। अब यहाँ बात करते हैं नॉन आइडियल, मतलब कि नॉन आइडियल प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऑलरेडी यहाँ पर हम अभी बता चुके हैं, ड्यू टू variation of transistor Q1 and Q2 in differential amplifier, output of operational amplifier will not be zero. This is known as the offset. Means क्या है, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मान लो कि यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, हमें आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या है, A इंटू बी डी। अब A इंटू बी डी है, अब मान लो बी डी क्या था, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल। तो देखो, यदि डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल को दोनों सेम कर दो, दोनों इनपुट सिग्नल को सेम कर दो, आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, V1 इक्वल टू V2 कर दे तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0 सर। आउटपुट 0 होनी चाहिए। लेकिन ये हम लोग आइडियली पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, दोनों को इक्वल करने पर भी आउटपुट क्या होता है, 0 नहीं होता है, कुछ आउटपुट आ जाता है, मानते हैं बहुत कम आउटपुट आता है, लेकिन कुछ आउटपुट आ जाता है, तो माइक्रो में ही आता है, जो भी हो, लेकिन जो वो आउटपुट आया उसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट। अब यहाँ पर देखो,
B1 एंड B2, जो BD की बात हम कर रहे हैं, B1 एंड B2 दोनों को कुछ भी सप्लाई वोल्टेज मत दो, माने दोनों को 0 दे दो। कुछ भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं मतलब दोनों को 0 0 है, और दोनों का सेम सप्लाई वोल्टेज दे दो। दोनों कंडीशन में दोनों का सेम सप्लाई वोल्टेज दो, B1 एंड B2, मतलब कि इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पर सेम सप्लाई वोल्टेज देते हो या नहीं देते हो, मतलब दोनों सेम है, तो आउटपुट शुड बी 0 इन द केस ऑफ द ideal operational amplifier. But in the case of the practical operational amplifier, आउटपुट 0 नहीं आता है। और आउटपुट 0 क्यों नहीं आता है, इसके पीछे क्या रीजन है? जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हम ऑलरेडी बता चुके कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर किस तरह से कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो जनरली ये आइडियली ये कंसीडर किया जाता है कि दोनों ट्रांजिस्टर सेम हो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर एग्जैक्ट सेम हो, 100% सेम हो, ये नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, आउटपुट में वेरिएशन आ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर दिख रहा होगा सब तुम लोग को, सबको देखो, द वोल्टेज दैट must be applied between the two input terminal of operational amplifier to nullify output। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ ध्यान देना। सपोज दैट, मान लो B1 और B2, यहाँ दिख रहा होगा, जब B1 और B2 मान कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो दोनों का इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों मान लो सेम पोटेंशियल है, तो आउटपुट शुड बी 0। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू डिफरेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट कुछ मिलता है। अब यहाँ पर वो आउटपुट को 0 करने के लिए इनपुट पर हम कितना सप्लाई वोल्टेज देंगे, यही आउटपुट को 0 करने के लिए हम लोग इनपुट वोल्टेज में कितना सप्लाई वोल्टेज दे, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब सपोज दैट V1 एंड V2, मान लो कि V1, यहाँ देखो, V1 एंड V2, इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम V1 सप्लाई है, एंड क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर V2 सप्लाई देना है। ये दोनों सप्लाई वोल्टेज देने के बाद यदि आउटपुट वोल्टेज 0 आ जा रहा है, अभी तक कोई भी, ध्यान देना, कोई भी इनपुट एक्स्ट्रा हम नहीं दे रहे हैं। ये जो V1 V2 किस लिए दे रहे हैं, ताकि आउटपुट 0 आ जाए। आउटपुट 0 आने के लिए हमें V1 और V2 को जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। समझ में आया? यस सर। जैसे मैं मान लो एग्जैक्ट बात करते हैं, अब हम तुम लोग अब उल्टा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि तुम्हारा ऑपरेशन एम्पलीफायर था, एक मिनट, चलो इसी के बात में करते हैं। दिख रहा है सबको? सर्किट दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अंदर में जो सर्किट दिया हुआ है उसको भूल जाओ, हम आउटर साइड में जो सर्किट है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यदि B1 एंड B2, यहाँ पर क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, हम लोग एक इनपुट वोल्टेज हम B1 B2 पर हम लोग देते हैं, तब हम लोग आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर में। अब यहाँ कंडीशन क्या है, देखो, यदि मान लो B1 और B2 दोनों इक्वल कर दें, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यदि हम इनपुट, देखो समझने की कोशिश करना, देखो मान लो B1 और B2 इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं देते हैं,
पहला केस। सेकंड केस, या दोनों सेम इनपुट देते हैं, मतलब दोनों इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों में सेम इनपुट देते हैं, तो मतलब बीडी क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों केस में बीडी क्या हो जाएगा, जीरो। आउटपुट शुड बी जीरो, आउटपुट शुड बी जीरो। लेकिन आउटपुट जीरो नहीं आता है। आउटपुट किस कंडीशन में जीरो आ रहा है, दोनों केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। दोनों केस में आउटपुट शुड भी जीरो होनी चाहिए, लेकिन आउटपुट जीरो नहीं होता है। तो आउटपुट जीरो नहीं हो रहा है, इस आपको बोला जा रहा है कि आउटपुट जीरो नहीं है। अभी आउटपुट जीरो नहीं है तो आखिर आउटपुट जीरो क्यों जीरो नहीं है? हमें पता है ए इंटू बी डी है, बी डी क्या है, बी वन माइनस बी टू। यस सर, ए इंटू वी डी। हाँ, ए इंटू बी टी, बी वन माइनस बी टू। ए तो जीरो होगा नहीं, ये तो जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तो आखिर जीरो नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका मतलब B1 और B2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि B1 B2 इक्वल नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ, फिर से समझने की कोशिश करना। आउटपुट दोनों केस में आउटपुट जीरो होना चाहिए, लेकिन आउटपुट जीरो नहीं है। तो आउटपुट जीरो नहीं है, हम तो इनपुट तो सेम दे रहे हैं, B1 B2 दोनों सेम दे रहे हैं। एक्सटर्नल इनपुट की बात हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल जो इनपुट जो दे रहे हैं दोनों सेम है या नहीं दे रहे हैं। तो आउटपुट जीरो होना चाहिए, लेकिन आउटपुट जीरो नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसका जो इंटरनल जो यहाँ पर इंटरनल जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इसका इंटरनल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसका मतलब कि दोनों इंटरनल इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। बाहर से लग रहा है कि दोनों हम सेम दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली सेम नहीं है। सेम नहीं है, इस वजह से तो आउटपुट जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ तो समझ में आया? हेलो, ठीक है। अब यहाँ हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों सेम नहीं है, तो कितना जो डिफरेंस है इंटरनल बात कर रहा है, इंटरनल इन्वर्टिंग टर्मिनल और इंटरनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जिसके वजह से आउटपुट हमारा जीरो नहीं आ रहा है। वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक्सटर्नल सप्लाई दे दिया जाए, मान लो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज दे दिया जाए, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। चलो, कोई क्यों रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? चलो, एक वर्ड में फिर से हम एक रिपीट कर दे रहे हैं, सुनो। इनपुट दोनों इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों का सेम पोटेंशियल हो और दोनों कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तो आइडियली जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन यहाँ पर आउटपुट प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि जो बीडी है, बीडी क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो एक्सटर्नली जो हम जो दे रहे हैं एक्सटर्नली, वो तो हमको पता है कि एक्सटर्नली कि हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, या दोनों एक्सटर्नली दोनों सेम इनपुट दे रहे हैं। और मान लो सेम इनपुट दे रहे हैं, तो दोनों सेम इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन आउटपुट जीरो नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो उसका इंटरनल, यहाँ पर जो इंटरनल जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एक लाइन में इसको नाम सही कर देते हैं। मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, इंटरनली जो है इसका पॉइंट है, इसका बी पॉइंट है। इसका मतलब कि जो इंटरनली जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी सेम नहीं है, सेम नहीं है। यदि सेम इंटरनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी होता तो आउटपुट क्या होता? आउटपुट क्या होता? जीरो सर। जीरो। लेकिन जो सेम नहीं है, तो जितना जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। उसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट वोल्टेज। जो इंटरनली जो डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। सेम यहाँ पर है,
अब बहुत 3-4 बार रिपीट कर, किसी को अभी भी कोई डाउट है? टेल मी एनीवन? नो सर। No, sir. हाँ सेम। अब ये यहाँ पर हो गया तुम्हारा, तो अब यहाँ कितना इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया? मान लो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर V2 होगा। अब जितना V2 V1 है समझने की कोशिश करना, इसका इंटरनल है। अभी जो हम समझाने की कोशिश की है BA और BB है, मान लो क्या है V2 है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर क्या है V1 है। तो डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2। यही तुम्हारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ तो समझ में आ गया तुम लोग को? यहाँ पर समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, इस जो इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वहां से डिस्कस कर रहे थे, हाँ यहाँ पर देखो, ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। यहाँ ये समझ गया तो सारा पॉइंट सारा समझ में आ जाएगा। अब इंटरनल जो ए एंड बी, इंटरनल ए एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, माने V1 माइनस V2 है, जिसके कारण से आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था, जीरो नहीं आ रहा था। तो अब कहे कोई बोला जाएगा कि तुमको आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल जो सप्लाई वोल्टेज देंगे VD, वो कितना देना होगा जीरो करने के लिए? VD जितना V2 V1 में सेम होगा ना सर? हाँ वही बोल रहे हैं कि इसीलिए बोला जाता है कि आउटपुट को नलिफाई करने के लिए, नलिफाई मतलब आउटपुट को जीरो करने के लिए जो हम इनपुट वोल्ट डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच जो सप्लाई वोल्टेज जो देते हैं, इसी कॉल द ऑफसेट वोल्टेज, इसी कॉल द ऑफसेट वोल्टेज। सेम यहाँ पर है, it is the voltage that must be applied between the two input terminal of the operational amplifier to nullify output। तो इस समझ में आ रहा होगा कि इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? किसी कुछ पूछना है यहाँ पर? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, वैल्यू ऑफ द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर शुड बी कितना है? जीरो। BI जीरो मतलब क्या है? इनपुट वोल्टेज की बात कर रहा है। BD क्या है? जीरो। सर V1 V2 इसमें इक्वल है। हाँ, तो V1 V2 इक्वल है या नहीं भी लेते हैं, दो कंडीशन में जो भी हो। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है? कितना प्रैक्टिकली जो वैल्यू 100 माइक्रोवोल्ट। हाँ 100 माइक्रोवोल्ट। कोई भी ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसको 100 माइक्रोवोल्ट तुमको देना हो, दोगे तब जाकर आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट मतलब समझ में आ रहा होगा कि ऑफसेट होता क्या है, ये तुमको ऑलरेडी हम सेकंड स्टेटमेंट ही बोल दिए, फिर से बोल रहे हैं। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर विल बी नॉट बी जीरो, दिस इज नोन एज द ऑफसेट। अब ऑफसेट वोल्टेज होगा तो वोल्टेज के टर्म में हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज टर्म अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ बात करते हैं इनपुट ऑफसेट करेंट, तो क्या होगा तुम लोग खुद बताना। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होगा? सोचो। सर दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होगा करंट का, हाँ वही है ऑफसेट। हाँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है करंट का, दिस इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट करंट। आई जो देखो इस भाषा में हो गया जब कोई नहीं दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, तब यहाँ पर देखो दोनों इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों को क्या किया गया है? ग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंड, अब दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो करंट तो नहीं जाना चाहिए था, कोई सप्लाई करंट नहीं दे रहे थे, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ, हाँ अब यहाँ देखो आउटपुट करंट को यहाँ पर सेम है, आउटपुट करंट को जीरो करने के लिए जो यहाँ पे इनपुट करंट इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो करंट का वेरिएशन है, इसको बोलते हैं
इनपुट ऑफसेट करेंट, जितना हम सेम है यहाँ पर वोल्टेज के टर्म में है, यहाँ करंट के टर्म में, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लो, the algebraic difference between the current into inverting and non-inverting terminal it is referred to as the input offset current। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर एग्जाम में सप्लाई वोल्टेज शो कर देना एक्सटर्नल, और वहां से डिफरेंस बिटवीन द करंट शो बोल देना, तो गलत हो जाएगा। कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, तब जो करंट जो उस ऑफसेट मतलब एक तरह समझो, एक तरह से डिसएडवांटेज है उसका, ड्रॉबैक है, मतलब कि हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं उसकी फिर भी हमें कुछ मिल रहा है, ये क्या हुआ, एक तरह से ड्रॉबैक हो गया, यही हुआ ना। यस सर। ओके ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो करंट है उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। बहुत इजी है, हो गया होगा। अब देखो आइडियली कितना होना चाहिए, और बेस्ट बात है आइडियली कितनी होनी चाहिए, 0 सर। हाँ यहाँ से तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस सबसे को ध्यान रखना। आइडियली तो जो सही से पढ़ लोगे तो आइडियली तो आंख मूंद के 0 कर देगा। आइडियली ऑब्वियस बात है कि ऑफसेट है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, ऑफसेट है 0, तो आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए, 100 नैनो एम्पियर। वहां कितना था, 100 माइक्रो वोल्ट, यहाँ 100 नैनो एम्पियर है। यह हो गया इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट कुछ नहीं है, यह क्या है, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ द इन्वर्टिंग करंट एंड नॉन इन्वर्टिंग करंट। जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि इन्वर्टिंग करंट के इन्वर्टिंग टर्मिनल में करंट कितना जा रहा था, IV1, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, IV2। ये दोनों का एवरेज को इनपुट बायस करंट बोलते हैं। अब यहाँ पर बस यहाँ पर यही एक चीज समझने की जरूरत है कि आखिर IV1 है क्या, और क्या कहते हैं B1, यहाँ पर B1 और B2 है क्या, दिस इज द ऑफसेट वोल्टेज। बस यही चीज को समझने की जरूरत है। ये मत समझ लेना कि एक्सटर्नल वोल्टेज है और एक्सटर्नल करंट सोर्स है, ये मत समझ लेना। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान देना, यहाँ पर ये ऑफसेट मतलब समझ, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ऑफसेट मतलब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस जो डिफरेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर की वजह से जो आउटपुट है 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आउटपुट को 0 करने के लिए जो हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज B1 और B2 जो दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, ताकि आउटपुट को नलीफाई करने के लिए। तो वो आउटपुट को तो उतना ही B1 B2 देंगे ताकि जितना में वो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाए। तो एक तरह से B1 और B2 जो एक्सटर्नली जो ध्यान देना, जितना हम जो दे रहे हैं आखिर किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि उसका इंटरनल इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इंटरनल उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही दे रहे हैं ताकि आउटपुट 0 मिल जाए। इसी कॉल द ऑफसेट। समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, यहाँ तक तो तुम्हारा बहुत आसान था, कुछ है ही नहीं, बस का ये एक चीज समझना है। अब एक चीज और तुमको जैसे में समझ में आ गया होगा, सिंपल याद करो, जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, बहुत सा ट्रांजिस्टर उसका अंदर में है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में दो स्टार्टिंग में बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग यूज किए थे, बाद में अनबैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किए थे। जो भी बैलेंस अनबैलेंस जो यूज किए थे, हम क्या करते हैं, एक सिमिलर ट्रांजिस्टर यूज करके हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। जब भी तुम्ही को एग्जांपल ले लो, तुम कोई काम करते हो, जो जिस आज तुम जो काम किए हो सेम चीज सेम टाइम पर उस दिन बैठ के वो काम करो, सब कुछ सेम रखोगे, तो सब कुछ सेम रखने के बावजूद भी वो आउटपुट सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन हो ही जाएगा। अब जैसे हमें देखो लैब में जाते हैं हम लोग, तो सीधे हम देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा आईसी ले रहे हैं। मान लो कोई आईसी है 741 आईसी उठाएं, सेम आईसी में सेम आउटपुट आना चाहिए, लेकिन कुछ वेरिएशन हो जाता है।
तुम लोग एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करोगे, सेम आईसी में कुछ का आउटपुट थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कुछ का थोड़ा सा आउटपुट चेंज आ रहा है। इसका पीछे रीजन क्या होता है? यही रीजन होता है कि उसके अंदर में जो भी डिवाइसेस, यहाँ तो हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिवाइस उसके इंटरनल में जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है। अब बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आउटपुट में चेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते, बोलो। हेलो, एनी डाउट? कोई बोलेगा नहीं? नो सर। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट पैरामीटर है स्लीव रेट। स्लीव रेट होता क्या है? देखो स्लीव सर रेट, ऑफसेट से तो हम लोगों को कुछ फायदा तो है नहीं, फायदा है उससे ना? तो खाली नुकसान ही है। हाँ नहीं, तो ऑफसेट तो ऑब्वियस बात है नुकसान ही है, लेकिन हम इस सेंस में फायदा बोल रहे हैं। अब मान लो कि तुम कोई डिवाइस है, उसका ऑफसेट वोल्टेज तुमको पता है कि इसका ऑफसेट वोल्टेज 2 वोल्ट है। मान लो इसका ऑफसेट वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 100 माइक्रो वोल्ट है, मान लो कि 100 माइक्रो वोल्ट ऑफसेट वोल्टेज है। अब हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, अब उस इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट देख रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? तो उस ऑलरेडी जो ऑफसेट वोल्टेज है ऑलरेडी हम दे देंगे, वो ऑफसेट वोल्टेज पहले अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा? 100 माइक्रो वोल्ट हम ऑफसेट वोल्टेज दे दिए। 100 माइक्रो वोल्ट मतलब डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक टर्मिनल पर नहीं। ठीक है, अब मान लो 100 माइक्रो वोल्ट दे दिए। इससे 100 माइक्रो वोल्ट देने के बाद तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया? मान लो 100 माइक्रो वोल्ट दे दिए तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया तुम्हारा? बोलो जल्दी। 100 माइक्रो वोल्ट जब इनपुट में देंगे तो आउटपुट कितना जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा। और हमें यही चाहिए था। अब आउटपुट जीरो आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? इनपुट को हम अब इनपुट पर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर या दोनों टर्मिनल पर अब जो हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब समझ में आया पॉइंट को? यस सर। हाँ, अब उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम इनपुट चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आउटपुट आएगा। पहले क्या था? यदि ऑफसेट वोल्टेज हम नहीं देते, नलिफाई उसको नहीं करते, जैसे हम इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आता, नहीं मिलता सर। हाँ, यह तुम्हारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का है। हाँ, अब देखो स्लीव रेट क्या होता है। स्लीव रेट क्या होता है? सिंपल कुछ नहीं है, यह क्या है? पर 1 माइक्रोसेकंड में 1 माइक्रोसेकंड इंटरवल में जो इनपुट जो चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन एम्पलीफायर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हो, दिस इज कॉल्ड द स्लीव रेट। अब क्वेश्चन है कि पर यूनिट सेकंड में तुम पता होगा कि पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होता है। कोई तुमसे कोई पूछ दे वेलोसिटी क्या होता है, कैसे रिप्लाई करते हो? पर यूनिट टाइम में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हाँ, वो तो तुम्हारा स्पीड हो गया, जो भी नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ फिजिक्स में नहीं जाएंगे। हाँ, जो भी हो, पर यूनिट टाइम में कितना भी हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ स्लीव रेट क्या होता है? स्लीव रेट क्या है कि पर यूनिट क्या है? पर माइक्रो सेकंड। क्या है? पर माइक्रो सेकंड में जो हम इनपुट जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दिस इज कॉल्ड द स्लीव रेट। इसको क्या बोलते हैं? स्लीव रेट बोलते हैं। सेकंड में डिफरेंस हम ऐसे ही बोल सकते हो, स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट एट विच एम्पलीफायर आउटपुट कैन चेंज। अब यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो स्लीव रेट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो इंटरनल जो जितने भी हम लोग ट्रांजिस्टर देखे थे,
कहीं पर कपलिंग कैपेसिटर था? पहले पॉइंट, नो सर। नो सर। नहीं सर। कपलिंग कैपेसिटर जब नहीं था इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लो फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बोलो जल्दी। एट लो फ्रिक्वेंसी पर कोई गेन डिक्रीज करेगा? नो सर। नो। गुड। अब एट हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन डिक्रीज करेगा कि नहीं? यस या नो? करेगा सर, उसका इंटरनल कैपेसिटर होगा ना। गुड। हाँ, क्योंकि इसका इंटरनल कैपेसिटेंस तो है ही। ट्रांजिस्टर जितना इतना ट्रांजिस्टर जो यूज किए हो कई ऑपरेशन एम्पलीफायर में, बहुत सा ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, उस सारा ट्रांजिस्टर के कारण एट हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। क्यों गेन डिक्रीज कर रहा है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब गेन डिक्रीज किया, हम लोग ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, याद करो। यहाँ पर हम फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, याद है इस तरह से? ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, जो भी गेन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद, मान लो इसको हम एफएस ले लेते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद क्या हो रहा है कि गेन डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका जब बैंडविड्थ की हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट पैरामीटर वही है। जब बैंडविड्थ की हम जब बात करेंगे तो बैंडविड्थ कितना पर लेते हैं? बताए थे 3 dB सर। 3 dB बिलो द मैक्सिमम गेन। मैक्सिमम गेन से 3 dB बिलो। अब यहाँ 3 dB बिलो जो करेंगे तो यहाँ पर आगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को मान लो तुम डिनोट कर दो एफ, जो भी हो एफ बीटा से डिनोट कर दो, मान लो एफ बीटा से डिनोट कर दिए। ये 3 dB बिलो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इस हम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं एट हाई फ्रिक्वेंसी पर। सेम यहाँ पर बहुत सा ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ है उसका भी गेन इसी तरह से होगा ऑपरेशन एम्पलीफायर का। अब यहाँ पर ध्यान बताना, इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ होगा कितना होगा? इस ऑपरेशन एम्पलीफायर का बैंडविड्थ कितना होगा? याद करो, वहां पर जब आरसी कपल एम्पलीफायर पढ़े थे बैंडविड्थ कितना था? F2 माइनस वहाँ पर तो था FH माइन, हाँ हाँ। वही FH माइनस FL। हाँ, FH माइनस FL, लेकिन यहाँ पर FL क्या है? 0। यहाँ पर तो ओरिजिन में 0 है ना सर। हाँ, यहाँ लो फ्रिक्वेंसी तो कोई लोअर फ्रिक्वेंसी पे तो गेन डिक्रीज हुआ ही नहीं है, तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? FH होगा सर। FH हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हम डिनोट किया F बीटा, FH बोलो या F बीटा। यस सर। तो बैंडविड्थ क्या है? अब यहाँ ध्यान देना, हम लोग ऑलरेडी आरसी कपल एम्पलीफायर में पढ़े थे कि जो बैंडविड्थ क्या होता है कि अब आफ्टर एफ बीटा और ये ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होगा? ऑपरेट होगा? नो सर। नहीं होगा। हम लोग बैंडविड्थ क्यों निकालते हैं? ऑलरेडी आरसी कपल एम्पलीफायर में पढ़े थे कि बैंडविड्थ इसलिए निकालते हैं कि उस रेंज में उस डिवाइस को हम ऑपरेट कर सके। ऑपरेट कर सके। गुड। अब यहाँ पर ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ है एफ बीटा है। अभी ट्रांजिस्टर में देखो, जो हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे आरसी कपल एम्पलीफायर ये सब पढ़े थे, वहां पर क्या था? एक रेंज था एफ बीटा माइनस एफ, जो भी बोल दो, एफ एस माइनस एफ एल। वहाँ क्यों एफ एल था, क्यों एफ एस था, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एफ एल नहीं होगा क्योंकि कोई भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं है। लेकिन एट हाई फ्रिक्वेंसी इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से तो गेन तो डिक्रीज होगा ही। तो गेन डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं एफ बीटा। तो इसका जो बैंडविड्थ है कितना है? एफ बीटा या एफ एच बोल दो। इस जो बैंड रेंज है, इसी रेंज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग स्लीव रेट क्यों निकाल रहे हैं? स्लीव रेट इसलिए निकाल रहे हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो जल्दी, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक। नो सर। ओके, बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो, अब सेम चीज है कि मैक्स जो आउटपुट चेंज हो रहा है
ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं स्लीव रेट होता क्या है। अब यहाँ स्लीव रेट क्या डिफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, स्लीव रेट इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या है, चेंज इन क्या है, एक तरह से डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन क्या है, एक तरह से रेट है, क्या है ऑलरेडी पता है। रेट है सर कि आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट माइक्रोसेकंड माइक्रोसेकंड आउटपुट वोल्टेज किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, दिस इज कॉल्ड द स्लीव रेट। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पर है, दिख रहा होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ देखो, अब इस स्लीव रेट से यहाँ समझने की कोशिश करें, यहाँ से तुम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से तुम लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अब देखो स्लीव रेट का डिफिनेशन यहाँ तक समझ में आ गया कि स्लीव रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दो, हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, समझ में आ गया हो। देखो अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अब देखो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज कर दिए और ऊपर से हम मल्टीप्लाई कर सकते, ये हम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। यस सर, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो फिक्स है, ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज चेंज इन टाइम, ये तो तुम्हारा फिक्स है। तो हम क्या किए, चेंज इन इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, माने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज इन इनपुट वोल्टेज से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर, किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी, हम आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये क्या है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट, ये क्या हुआ, वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन